नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं सर्वनाम। आपने संज्ञा पढ़ ली है। सर्वनाम देखें कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। शाब्दिक का मतलब शब्द का अर्थ है। तो सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सबका नाम, उसे सर्वनाम कहते हैं। इसे सर्व संज्ञा भी कहते हैं। एक बार एक परीक्षा में यह प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से सर्व संज्ञा है, और 4 विकल्प दिया गया था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो अगर आपने अध्ययन किया है तो आप हल कर सकते हैं, अन्यथा तुक्का लग जाता है। तो इसे सर्व संज्ञा भी कहते हैं। अब देखें, इसकी परिभाषा है कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे राम बाजार गया। एक उदाहरण देखिए, राम बाजार गया, राम 8 बजे आएगा। ये 2 वाक्य हैं। राम बाजार गया, राम 8 बजे आएगा। आपको अटपटा लग रहा होगा, बार बार राम कहा जा रहा है। अब इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि राम बाजार गया, वह 8 बजे आएगा। तो ये जो वह है, यही सर्वनाम है। ये वह राम के बदले प्रयुक्त हुआ है। तो वह शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। राम बाजार गया, वह 8 बजे आएगा। ये वह शब्द, ये ही सर्वनाम है। अब आप देखें, हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हीं 11 शब्दों का प्रयोग होता है हिंदी में। तो आपको करना क्या है, इन 11 शब्दों को रट लीजिए बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वनाम ये ही हैं। इनके अलावा अगर और कोई आया तो वो सर्वनाम नहीं होगा, बशर्ते तू तुम आता है, तू तुम तुम्हें आ सकता है। और यह वह के बदले ये वह, ये इसका रूप है, ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मूल 11 शब्द हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम हैं। अब देखें, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल करते हैं इन्हें। देखें, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द स्त्री पुरुषों के बदले में आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बिल्कुल क्लियर कट परिभाषा। वे सर्वनाम शब्द जो स्त्री पुरुषों के बदले आते हैं, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखें, उत्तम पुरुष में मैं, हम, ये 2 शब्द आते हैं। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, ये तीनों शब्द आ जाते हैं। और अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वह, मूल रूप से यह और वह। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वह। और इसमें देखें, उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आता है, और अन्य पुरुष में अन्य लोग आ जाते हैं। अब एक उदाहरण से हम बात को क्लियर करते हैं कि आप वाक्य में सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे। देखिए, वाक्य है, मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। अब ये यहाँ मैं है, मैं, ये क्या है? ये है उत्तम पुरुष। ये उत्तम पुरुष है। एक दूसरा वाक्य लेते हैं, आप भोजन करें। आप भोजन करें। अब यहाँ देखिए, ये आप है। आप कहाँ आएगा? तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा। और एक उदाहरण और लेते हैं, वह दुष्ट हैं। वह दुष्ट हैं। अब यहाँ देख लीजिए, वे, तो वे आएगा यह, ये, वह, वे के अंतर्गत। ये अन्य पुरुष हो गया, तो ये अन्य पुरुष में आ जाएगा। बस याद रखिएगा कि किसी वस्तु के बदले ये सर्वनाम नहीं आते, ये स्त्री पुरुषों के बदले आते हैं, किसी नाम के बदले ही आएंगे। मैं, हम उत्तम पुरुष,
तो, तुम, आप मध्यम पुरुष, और यह, ये, वह, यह, वह अन्य लोगों के लिए आते हैं। और उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, जो स्वयं कोई बात कहेगा या स्वयं लिखेगा, वो उत्तम पुरुष में आएगा। किसी और के लिए मध्यम पुरुष और अन्य लोगों के लिए अन्य पुरुष। आइए, तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया है, ये वाला। अब हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, कैसे होता है। इसकी परिभाषा है, इसका सर्वनाम रूप अपने आप है। इसका रूप अपने आप, ये इंपॉर्टेंट है, अपने आप, अपने आप है। जैसे उदाहरण से हम इस बात को क्लियर करते हैं कि आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। अब यहाँ देखें कि ये जो आप है, ये अपने आप की बात हो रही है, निजवाचक इसका नाम है। हम किसी और को कह देंगे आप, कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो तो हो गए पुरुषवाचक। और हम अपनी बात कर रहे हैं, आप भला तो जग भला। जब आप अपने लिए प्रयुक्त होगा तभी निजवाचक होगा। नंबर 2, दूसरा उदाहरण देखिए कि उदाहरण है, सारे काम अपने आप कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ जो अपने आप है, ये है निजवाचक सर्वनाम, इसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। एक उदाहरण और आपको देता हूँ कि अगर हमने कह दिया कि आप अच्छे लेखक हैं, आप अच्छे लेखक हैं। अब बताइए ये कौन सा है? क्या इसे आप निजवाचक मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आप अच्छे लेखक हैं हम दूसरे के लिए कह रहे हैं, किसी और के लिए कह रहे हैं, यह मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये निजवाचक में नहीं आएगा। अब आप अंतर कर लीजिए कि आप भला तो जग भला अपने लिए कही जा रही है, सारे काम अपने आप कर लेंगे अपने लिए कही जा रही है, और आप अच्छे लेखक हैं ये दूसरे के लिए कहा जा रहा है, ये मध्यम पुरुष हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और जब हम अपनी बात करेंगे तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा है कि निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत, निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं का, दूर के व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत, निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों के द्वारा प्रकट, जिन शब्दों से प्रकट होता है, जिन शब्दों से प्रकट होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा और कर लीजिएगा, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे यह मेरी कलम है। एक उदाहरण है नंबर 1, यह मेरी कलम है, और उदाहरण नंबर 2, वह उनकी पुस्तक है। ये 2 उदाहरण आपके सामने आ गए। और
एक और है ये मेरे मित्र हैं, तीसरा। 2 उदाहरण पर्याप्त है आपके लिए। तो देखें, यह मेरी कलम है। अब परिभाषा देख लीजिए, निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से प्रकट होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यह मेरी कलम है, नज़दीक की बात है और बात निश्चय की है कि यह मेरी कलम है। तो अगर किसी वस्तु के लिए यह और वह आ जाए जिसमें निकट या दूरी का बोध हो रहा हो तो वह निश्चयात्मक सर्वनाम की संज्ञा में आ जाएगा। तो यह मेरी कलम है, यह शब्द ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह उनकी पुस्तक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा है कि जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कोई आया है। दूसरा उदाहरण होगा, उसने कुछ नहीं खाया। उसने कुछ नहीं खाया। अब इसमें मुख्य रूप से कोई कुछ, ये 2 शब्द आते हैं, कोई और कुछ। आप देखें कि कोई आया है, कन्फर्म नहीं है कौन है, अनिश्चय है। उसने कुछ नहीं खाया, अनिश्चय की स्थिति है। तो कोई और कुछ, इसमें ये 2 मुख्य चीज़ें आती हैं। और अब नंबर 5, थोड़ी जगह बनाते हैं। आसान सी चीज़ है, थोड़ा सा आपका ध्यान होना चाहिए बस। बाकी जो 11 सर्वनाम हैं उन्हें रट लीजिए, और अगर वो 11 आपको याद हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां। संबंधवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा है कि जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से, जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो, संबंध स्थापित हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नंबर 1, जो आया है सो जाएगा। अब देखें, जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो आया है सो जाएगा, यहाँ जो भी है और सो भी है, लेकिन सो संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देखें कि जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा।
जो मेहनत करेगा सो फल खाएगा। अब यहाँ जो मेहनत करेगा, दो सर्वनाम हैं, जो भी सर्वनाम है, सो भी सर्वनाम है। तो सो इस वाक्य को कनेक्ट कर रहा है। तो आपने देखा है कि जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए वहाँ संबंधवाचक, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर सो ये है सर्वनाम। तो ये हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। अब छठे पर आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द, जिन शब्दों से प्रश्न का बोध हो, जिन शब्दों से प्रश्न का बोध हो। जैसे उदाहरण देखिए, कौन जाएगा, दूसरा प्रश्न, क्या देख रहे हो, अब इसमें प्रश्नवाचक है कौन जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या देख रहे हो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आपने देखा कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। और उन सब में 11 सर्वनामों का ही प्रयोग हुआ है। वही मैं, तू, आप, यह, ये, वह, वह, जो, सो, कोई, कौन, क्या, ये जो 11 प्रकार के सर्वनाम हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 का प्रयोग इनमें हुआ है। तो इन 11 को अगर आप याद रखिए और एक बार इसे दोहरा लीजिए तो फिर आप बिल्कुल मार नहीं खाएंगे और सारे प्रश्न आपके हल होंगे। अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्न लेते हैं जल्दी से। 2-3 प्रश्न लेंगे सर्वनाम के और फिर संज्ञा के प्रश्न लेंगे। देखिए, सर्वनाम का प्रश्न मैं पहले लेता हूं। पहला प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है का कौन, ख, क्या, ग, जो और घ, मैं। ये प्रश्न है। प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम है, का विकल्प है कौन, खा है क्या, गा है जो, घा मैं। कौन सा है? निश्चय ही आपका उत्तर होगा मैं। ये वाला उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला है। विकल्प दे रहा हूं आपको, का पुरुषवाचक, ख संबंधवाचक, ग प्रश्नवाचक और घ निजवाचक। बताइए कौन सा है? आप भला तो जग भला है, ये यहाँ तक आपका प्रश्न है। पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है। तो आपका सीधा उत्तर होगा कि जहाँ अपने लिए आ जाए आप भला तो जग भला, वहाँ पर निजवाचक हो जाएगा, निजवाचक। ये वाला उत्तर है और पहले वाले में ये वाला उत्तर है। चलिए एक तीसरा प्रश्न का हम अभ्यास करते हैं कि निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक
सर्वनाम है। क निश्चयवाचक में क्या क्या है? आप, मैं, क्या, वह। आप, मैं, क्या और घा विकल्प में वह। तो इसमें उत्तर होगा वह। वह निश्चयवाचक है। और नंबर 4, संबंध वाचक है। विकल्प देखिए, 4 विकल्प आपको दे रहा हूं। कौन, तू, कुछ, जो। कौन, ख, तू, ग, कुछ और घ, जो। अब देखें, संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? कौन, तू, कुछ, जो। बताइए कौन सा है? तो आपका निश्चित ही उत्तर होगा कि जो और सो, यही आता है, इसलिए ये वाला हो गया। तो इस तरह हमने थोड़ा सा अभ्यास कर लिया। अब हम थोड़ा सा संज्ञा का अभ्यास करते हैं। चलिए, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। बताइए इसमें जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? अब आपने संज्ञा पहले पढ़ ली है, नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट में जाकर कृपया संज्ञा का अध्ययन कर लेना कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, 5 तरह की संज्ञा है। अब आप जानते हैं अगर कहीं नाम आ जाए तो वहाँ व्यक्तिवाचक होता है। तो हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। व्यक्तिवाचक हो तो गया, लेकिन जयचंदों यहाँ बहुवचन हो गया। जब बहुवचन हो गया तो ये जातिवाचक ना होकर व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि जयचंदों गद्दारों की एक जाति है और गद्दारों की एक जाति होती है। तो ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रश्न इसी का लेते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा। अब यहाँ देखें कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा, तो जो गोस्वामी है यह एक जाति विशेष का सूचक है, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी कहते ही तुलसीदास जी का बोध हो गया, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ जातिवाचक नहीं होगी। तीसरा प्रश्न का एक और अभ्यास हम देखते हैं कि पंडित जी प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब ये प्रश्न है, अब पंडित जी किसी जाति विशेष का वाचक है, लेकिन पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो गई। ये कुछ अपवाद देख रहे हैं आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अब एक और लिखते थे कि कमरे में पलंग, कुर्सी, मेज, पंखा। पलंग, कुर्सी, मेज, पंखा, रामायण, बल्ब आदि हैं। रामायण, बल्ब आदि है। अब देखें, कमरे में पलंग, कुर्सी, मेज, पंखा, रामायण, बल्ब आदि है। कितनी संज्ञाएं हैं? कितनी संज्ञाएं हैं और कौन कौन है? कौन कौन हैं बताइए। कमरे में पलंग, कुर्सी, मेज, पंखा, रामायण, बल्ब आदि हैं, कौन कौन सी हैं?
तो आप देखें पलंग, कुर्सी, मेज, पंखा, बल्ब, ये सब जातिवाचक हैं और रामायण क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक है। बाकी सब जातिवाचक हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर सर्वनाम का पूरा हुआ है। हमने 2-3 प्रश्न आपको संज्ञा के अभ्यास करा दिए हैं। तो संज्ञा सर्वनाम हो गया है और क्रिया विशेषण और अव्यय के पूर्ण विवेचन के साथ मैं जल्दी ही आपके सम्मुख आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।